वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। और स्टूडेंट्स सबसे पहले जो डेफिनेशन हम यहाँ पे करेंगे वो ग्रेविटेशन फील्ड की। ग्रेविटेशन फील्ड स्टूडेंट्स ये होता है द स्पेस आ रीजन अराउंड द अर्थ वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स। इसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यानी आप किसी भी बॉडी को जब आप ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉडी ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है तो वो लाजिम बात है वो नीचे की तरफ मूव करता है। और हमने ये भी देखना है इसमें क्या ग्रेविटेशन फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं। तो कंजर्वेटिव फील्ड स्टूडेंट्स आप ये कहते हैं कि ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं कि जिसमें वर्क डन जो है जब भी बॉडी आप उसमें वर्क डन करते हैं, बॉडी को मूव करवाते हैं, जो वर्क डन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप किसी भी बॉडी को किसी भी पाथ पे मूव करवाते हैं तो उसमें वर्क डन की वैल्यू स्टूडेंट सेम आती है। तो आप ये कहते हैं कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। और सेकंड डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, कि वर्क डन अगर बॉडी को आप मूव करवाते हैं क्लोज पाथ में तो देन वर्क डन की वैल्यू अगर 0 आए तो आप ये कहते हैं कि दैट्स आल्सो अ कंजर्वेटिव फील्ड। अब स्टूडेंट कंजर्वेटिव फील्ड जो है इसकी 3 टाइप्स हैं। यानी आप ये कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड दैट इज कंजर्वेटिव, नंबर 2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव, एंड द थर्ड वन इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज आल्सो कंजर्वेटिव। अब हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि किसी बॉडी को हम मूव करवाएंगे ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर और डिफरेंट पाथ में मूव करवाएंगे और हम हर पाथ के ऊपर वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और अगर वर्क डन की वैल्यू हर पाथ में सेम आती है तो हम ये कह देंगे कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। नो कम टू द डायग्राम स्टूडेंट्स। मैंने सबसे पहले तो डेफिनेशन ग्रेविटेशन फील्ड की यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स। मैंने जैसे अभी बोला है द स्पेस है रीजन अराउंड द अर्थ वेयर द ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स, कि जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स अमल करती है उस फील्ड को आप ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं। और कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन मैंने ये की है कि आप ये कहते हैं कि ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, यानी ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, या वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0। अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम पे आ जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। यहाँ पे कोई बॉडी है ए पॉइंट जो है ये वो पॉइंट है जिस जगह पे बॉडी एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे ये हमारा टारगेट जो है ये बी पॉइंट है, और ये हमारे पास ये पॉइंट जो है दैट इज डी पॉइंट। अब हम बॉडी को बी पॉइंट पे लेके जाना चाहते हैं, यानी बॉडी इज हियर एंड बी इज द फाइनल पॉइंट। अब इस पाथ तक पहुंचने के, यानी इस पॉइंट तक पहुंचने के हमारे पास जो रास्ते हैं ये स्टूडेंट्स 3 पाथ है। पाथ 1, पाथ 2, ये पाथ 2 है हमारे पास, और ये पार्ट है, पाथ 3 है, और ये आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट पाथ है जिसे हमने पाथ 3 का नाम दिया। अब यहां से आप ये कहते हैं कि इस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये डी है, और वेट जो है ये ग्रेविटेशन फोर्स कितनी ग्रेविटी अमल करेगी दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। और इसी तरह वेट जो है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो है ये सेंटर। अब यहाँ पे ये हाइट के बराबर है क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसको हम हाइट कहते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बॉडी को इस पाथ में मूव करवाते हैं, यानी अलोंग द पाथ 1। तो बॉडी पहले ए से डी की तरफ जाएगा, फिर डी से बी की तरफ जाएगा। तो ये वर्क डन अलोंग पाथ 1 ये बॉडी मूव करता है। तो सबसे पहले हम वर्क डन अलोंग पाथ 1 कहता है, अलोंग पाथ 1। इसके ऊपर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए वर्क डन ए डी बी कहेंगे तो दैट इज द पाथ 1 एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स हैं इसके, वर्क फ्रॉम ए टू डी एंड वर्क फ्रॉम डी टू बी। वर्क फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क फ्रॉम डी टू बी। अब इसके 2 पार्ट्स हैं तो ये मैंने लिखे हैं कि वर्क ए डी बी इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क फ्रॉम डी टू बी। अब इसको 1 बाय 1 हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले वर्क फ्रॉम ए टू डी कैलकुलेट करते हैं।
अब इसमें देखें तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू इट्स वेट, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो ये वेट है, ये फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं कि इस एंड पे है, तो लाजिम है इनके दरमियान अगर आप एंगल देखें तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आप ये कहेंगे इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिससे वेट के इक्वल है, एंड द सेकंड थिंग इज डिस्प्लेसमेंट। और इसको अगर आप रिमूव करें तो यहाँ से WD cos 90 आ गया। अब cos 90 स्टूडेंट यू ऑल नो दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी को आप A to D मूव करवाते हैं तो इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट्स, 0 के बराबर आई। और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री, और cos 90 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, 0 के बराबर होता है। अब सिमिलरली नेक्स्ट में आ जाए तो नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं वर्क फ्रॉम D to B, D से B की तरफ अमाउंट ऑफ वर्क डन, और इसमें आपने सेम सिचुएशन में, लेकिन अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू हाइट, ये हाइट के बराबर है क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस को आप हाइट कहते हैं। तो आप यही चीज़, ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं WH, और यहाँ पे देखें वेट जो है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये आप देख रहे हैं कि W इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और बॉडी जो है ये हाइट की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के दरमियान एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप cos 180 डिग्री लगा देंगे। तो ये चीज़ दोबारा से देखें, जब वर्क फ्रॉम D to B कैलकुलेट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड और बॉडी जो है वो हाइट की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए दोनों के दरमियान एंगल जो है देयर एंटी पैरेलल, और एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से आप ये कहेंगे दैट इज इक्वल टू WH, और cos 180 जो है दैट इज इक्वल टू -1। तो ये बन गया जी -WH के इक्वल। लेकिन आपको ये पता है कि वेट जो है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, mg के इक्वल होता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बन गया -mgh के इक्वल। सो दैट इज द वर्क फ्रॉम D to B एंड इट इज इक्वल टू mgh। अब ये दोनों वैल्यू जो हैं ये आपने इस अबव इक्वेशन में दर्ज करनी है। तो अबव इक्वेशन में दर्ज करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है जी वर्क ADB is equal to work from A to D that is equal to 0 and work from D to B that is equal to minus mgh के इक्वल। और इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स किसके बराबर, माइनस mgh के, और इसका नाम दे दें लेट्स सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 आ गई। अब देखिए इसमें बॉडी को हमने पाथ 1 में मूव करवाया था। अब इसी तरह सिमिलरली स्टूडेंट्स हम बॉडी को मूव करवाएंगे पाथ नंबर 2 पे, यानी बॉडी जो है पहले A to C जाएगा और फिर बॉडी को हम C to B मूव करवाएंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर आता है। तो सो कम टू दिस अलोंग पाथ 2, अलोंग पाथ 2। अब पार्ट 2 पे अगर बॉडी को मूव कराते हैं बॉडी को, तो यहां से हमारे पास ये आएगा जी वर्क ACB इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम A to C, A to C प्लस वर्क फ्रॉम C to B, C to B। अब इसमें हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो सोच इसके लिए भी हम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जो हमने प्रीवियस केस में देखा था। इस डायग्राम पे देखें प्लीज। अब देखिए A to C पे बॉडी को आप मूव करवा रहे हैं तो इसमें सेम सिचुएशन है कि बॉडी का जो वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और बॉडी को आप हाइट पे लेके जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एंगल यहाँ पे कितना होगा, अगेन 180 डिग्री, क्योंकि वेट डाउनवर्ड हाइट अपवर्ड, देयर एंटी पैरेलल एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इस जगह पे लिख रहा हूँ। तो इसमें ये बनेगा जी WH cos 180 डिग्री। अब नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट में है वर्क फ्रॉम C to B। लुक एट दिस, ये दिस वन, ये वाला पार्ट C to B।
इसमें देखिए वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड और ये आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल, तो इन दोनों के दरमियान एंगल जो है यहाँ पे अगेन 90 डिग्री होता है, वेट डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इस एंड पे, सो द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस जगह पे आप ये लिख सकते हैं WD cos 90 डिग्री। अब इसको अगर आप फर्दर मूव करें तो यहाँ से आप ये कहते हैं कि WH cos 180 जो है दैट इज इक्वल टू -1, और इसमें भी आप ये वैल्यू लगा दें, cos 90 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 0 के बराबर होता है, तो cos 90 0 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास ये रह गया -WH और ये 0 के इक्वल, तो इसको आप यूँ लिखेंगे -WH के इक्वल, और W किसके बराबर है जी, वेट है, दैट इज इक्वल टू mg के इक्वल। तो इस जगह पे वैल्यू लगा दें तो इट कम्स टू बी -mgh। तो यहां से हमारे पास वर्क ACB एंड इट इज इक्वल टू -mgh के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग पाथ नंबर 2 अगर बॉडी को मूव करवाते हैं तो देन हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू -mgh के बराबर, और इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें ये चीज क्लियर होगी कि आपने बॉडी को दोनों पास पे मूव करवाया था। पहले हमने पाथ नंबर 1 पे मूव करवाया बॉडी को, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया इक्वेशन 1 में दैट इज इक्वल टू -mgh। उसके बाद आपने बॉडी को मूव करवाया लॉन्ग पाथ नंबर 2 ACB, तो इसके ऊपर भी हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू है दैट इज आल्सो इक्वल टू -mgh के इक्वल आई। अब यहां से स्टूडेंट्स हम पाथ नंबर 3 की बात करेंगे। स्टूडेंट्स पाथ नंबर 3 पे आ जाए, ये पाथ दैट इज डायरेक्ट फ्रॉम A to B, ये वाला पाथ। अब इस डायग्राम को मैंने अलग करके यहाँ पे इसको बनाया हुआ है ताकि आप स्टूडेंट्स को सभी ये चीजें क्लियर हो जाए। ये डायरेक्ट पाथ फ्रॉम A to B, और ये आप देख रहे हैं कि ये जिगजैग पाथ। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हम ये करेंगे कि इस टोटल पाथ को जो जिगजैग पाथ है इसको x डिस्प्लेसमेंट्स और y डिस्प्लेसमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए ये डेल्टा x1 है, ये डेल्टा y2, डेल्टा x2, डेल्टा y2 सो ऑन, और लास्ट पे डेल्टा xn और ये डेल्टा yn के बराबर है। तो यहां पे स्टूडेंट्स ऑन ऑल x डिस्प्लेसमेंट्स, ऑन ऑल x डिस्प्लेसमेंट्स यानी इसका मतलब यह है कि जितने भी x डिस्प्लेसमेंट्स हैं इन पे अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टूडेंट्स किसके बराबर होगी, 0 के। उसकी सिंपल रीजन क्या है कि देखिए एक्स वेट इधर और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और cos 90 आप सारे जानते हैं दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर। दोबारा से देख लें, ऑन ऑल एक्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखिए ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, वेट डाउनवर्ड ऐड करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये इस साइड पे, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरह इसमें भी वेट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इस एंड पे हॉरिजॉन्टल केस में, तो हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री आता है, और cos 90 किसके बराबर होगा 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे x डिस्प्लेसमेंट्स पे अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स, 0 के बराबर होगी। यानी आपको वन थिंग इज क्लियर, ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि ऑन ऑल x डिस्प्लेसमेंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन is equal to 0. Why it is 0? Because the angle between force and displacement is 90 degree and cos 90 is equal to 0 के बराबर। अब हम यहां से सिर्फ रह गए जी y डिस्प्लेसमेंट, तो y डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास यहां पे जो वेट है डाउनवर्ड ऐड करेगा, लेकिन हाइट जो है डेल्टा y1 के बराबर है, उसके बाद डेल्टा y2 के बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री आ रहा है। तो यहां से आप ये लिखेंगे इस केस में, क्योंकि वेट mg है और यहां से डिस्प्लेसमेंट पहले केस में डेल्टा y1 है, और कोस कितना होगा 180 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट में स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा जी mg, वेट सेम रहेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्योंकि बॉडी सेम है, बॉडी सेम है तो वेट सेम होगा, और डेल्टा y2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे अगेन एंगल इज 180 डिग्री होगा, प्लस सो ऑन
लास्ट पे देखें तो वेट हमारे पास एम जी ही रहता है और डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं दैट इज डेल्टा वाई एन। ये देखें लास्ट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई एन और यहाँ पे एंगल जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री ही के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को दोबारा से देखें, हम थर्ड पाथ की बात कर रहे हैं और थर्ड पाथ स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट पाथ है और ये जिगजैग पाथ है, ये मैंने शो किया। इसमें पहला काम आपने ये करना है कि सारे एक्स डिस्प्लेसमेंट और वाई डिस्प्लेसमेंट में आपने पाथ को एक्स डिस्प्लेसमेंट और वाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइड कर देना। ऑन ऑल डिस्प्लेसमेंट्स एक्स डिस्प्लेसमेंट्स ये आप देख रहे हैं कि एंगल जो है वो 90 डिग्री है, वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे वेट डाउनवर्ड और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो एंगल 90 है तो कॉस 90 किसके बराबर होगा, 0 के। तो इसलिए ऑल डिस्प्लेसमेंट्स पे अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर। अब रह गए सिर्फ वाई डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क फ्रॉम ए टू बी डायरेक्ट पाथ ये बराबर होगा सिर्फ वाई डिस्प्लेसमेंट पे। तो एम जी वेट है और डेल्टा वाई वन पहला वाई डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए ये वर्टिकल हाइट है और वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, एंटी पैरेलल में cos 180 आता है। सेकंड में क्योंकि बॉडी सेम है तो वेट सेम रहेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगी, एम जी डेल्टा वाई टू कॉस 180 डिग्री प्लस एम जी डेल्टा वाई एन कॉस 180 के बराबर होगा। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये करना है, इसको फर्दर सॉल्व कर लें। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ वर्क फ्रॉम ए टू बी डायरेक्ट पाथ इट विल बी इक्वल टू एम जी डेल्टा वाई वन। अब cos 180 स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है, -1 के। इसी तरह नेक्स्ट में आ गए एम जी डेल्टा वाई टू cos 180 अगेन -1 के बराबर होगा और प्लस सो ऑन, और यहाँ से एम जी डेल्टा वाई एन और cos 180 अगेन -1। अब यहाँ पे देखें तो आप ये कहते हैं कि देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम जी, यहाँ से भी माइनस एम जी, यहाँ से माइनस एम, तो माइनस एम जी आप कॉमन ले लें। माइनस एम जी स्टूडेंट यहाँ से कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इन साइड रह जाएगा डेल्टा वाई एन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस सोन लास्ट पे प्लस डेल्टा वाई एन, यानी एम जी माइनस एम जी हमने सारों में से कॉमन ले लिया। यहाँ से डेल्टा वाई वन, यहाँ से डेल्टा वाई टू और यहाँ से डेल्टा वाई एन। और दोबारा से डायग्राम पे आ जाए, ये देखिए हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स है। अब डेल्टा वाई वन के ऊपर क्योंकि जमा हो रहे हैं, डेल्टा वाई टू के ऊपर डेल्टा वाई वन के ऊपर डेल्टा वाई टू, नेक्स्ट डेल्टा वाई थ्री अप टू डेल्टा वाई एन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास ये वाई डिस्प्लेसमेंट्स को आप ऐड कर रहे हैं और ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, हाइट के बराबर, h के इक्वल होगा। यानी सारे वाई डिस्प्लेसमेंट्स को अगर आप ऐड करें तो डेफिनेटली दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये बराबर होगा स्टूडेंट्स हाइट के इक्वल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज इक्वल टू हाइट। और यही चीज़ आपने यहाँ पे दर्ज कर दी है, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दें तो माइनस एम जी और इसकी जगह पे क्या आ गया, हाइट आ गया। यानी सारे डिस्प्लेसमेंट्स को आपने ऐड किया और फाइनली डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस सोन प्लस डेल्टा वाई एन दैट इज इक्वल टू हाइट के इक्वल। और यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आया स्टूडेंट्स वर्क फ्रॉम ए टू बी एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एम जी एच के इक्वल। तो यहां से हमारे पास स्टूडेंट्स ये आपने लिखा कि इक्वेशन 1 में भी वर्क डन की वैल्यू जो है माइनस एम जी एच के बराबर है, माइनस एम जी एच। इक्वेशन 1 में जब आप बॉडी को पाथ 1 पे मूव करवाते हैं तो हमारे पास वर्क डन माइनस एम जी है। उसके बाद लॉन्ग पाथ 2 पे मूव करवाते हैं, यू गेट द इक्वेशन नंबर 2 एंड इट इज आल्सो इक्वल टू माइनस एम जी एच। उसके बाद पाथ नंबर 3 जिगजैग पाथ डायरेक्ट पाथ और इसके ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमारे पास जब बॉडी को मूव करवाते हैं जिगजैग पाथ के ऊपर तो हमारे पास अगेन वर्क डन की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, माइनस एम जी एच। अब सुना यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 इट शोज दैट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सेम।
यानी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आप देख रहे हैं तीनों पास के ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू क्या आई, सेम आई। तो इट मींस द वर्क डन इन ग्रेविटेशन फील्ड, द वर्क डन इन ग्रेविटेशन फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो, यानी वर्क डन in a gravitation field is independent of the path followed. So that was the article. Inshallah next time we will discuss more things. Thank you all.